हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो नंबर 5 नंबर वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आगे देखिए पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे टफ भी है। तो टफ तो है, लेकिन हम इस टॉपिक को एकदम इजी वे से आपको समझाएंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम चांस होते हैं। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो देखिए ये सब पॉइंट जो हैं कवर हो चुके हैं और टोटल 100% एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है। और एनसीईआरटी के जो कुछ पॉइंट जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से अलग भी आ जाते हैं, तो वो भी मैं कवर कर ले रहा हूँ पूरा। कोई कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ और 100% ऐसा करा दे रहा हूँ कि सिलेक्शन 100% हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग, और नीट भी उनको देना है। और बीएससी नर्सिंग मान लीजिए एम्स का देना है, झारखंड, बिहार, फिर उसके बाद चंडीगढ़, राजस्थान, कहीं पर भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप चैनल से तैयारी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सब कराई जाएगी। 2020 से मैं तैयारी करा रहा हूँ। 2020 से कराया, 21 में भी कराया, 22 में, 23 में, अब 24 में भी करा रहा हूँ। तो 4 साल की प्रीवियस वीडियो जाके रिवाइज करो। 750 वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ। कहाँ पे रिवाइज करना है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगा, अभी लास्ट में बता दूंगा। लेकिन चलिए उसके पहले हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जो कि काफ़ी टफ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और एकदम सिंपल वे से हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन होता क्या है। तो चलिए पहले कुछ फिगर देख लेते हैं और कुछ चीज़ें समझाते हैं, ताकि ये जो आपकी लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी की ना, ये हर एक पॉइंट को एकदम आप खुद सिंपल वे में पढ़ के एकदम आसानी से समझ लेंगे। तो पहले चलिए कुछ फिगर समझाते हैं और कुछ चीज़ आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स बुक में एकदम सामने रख के, तब पढ़ाई करिए। ऐसे नहीं कि वीडियो की तरह देख रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप हर एक पॉइंट को नोट करिए, जो आपको लगे कि बेस्ट है, क्वेश्चन आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसको नोट्स करिए। चलिए हम लोग समझते हैं पॉइंट को। हम लोग हर एक पॉइंट को समझते हैं। और देखिए अभी भी जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए लाइक तो करना ही कंपलसरी है। सभी चीज़ें फ्री में, आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। पीडीएफ की बात काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, तो मैं अभी एक साइट बनवा रहा हूँ, पैसे दिया हूँ, बन रही है। तो अगर वो बन जाएगी तो फिर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ फ्री में नहीं मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको पेड देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी इसका वेट करें, पीडीएफ मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग पॉइंट को समझते हैं। और देखिए अब ये ऊजेनेसिस क्या होता है, पहले हम लोग हर चीज़ें समझते हैं। ऊजेनेसिस क्या होती है? ऊजेनेसिस मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि ऊजेनेसिस होती क्या है। ऊजेनेसिस देखिए, ऊजेनेसिस शुरू हो जाता है फीटल लाइफ में ही, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही ऊजेनेसिस शुरू हो जाती है। बिगिन्स मीन शुरुआत हो जाना। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ क्या होती है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब से फीमेल्स जो होती है कंसेप्शन करती है, कंसीव करती है प्रेगनेंसी को, और जब तक बच्चा पैदा हो जाता है, बर्थ हो जाते हैं बच्चे का, उस बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन लाइफ। सिंपल भाषा में कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांट हो जाता है, फिर बच्चा जब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड, एक से लेके मतलब जब 39 वीक गेन हो जाता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उस वीक को क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जो 9 मंथ तक बच्चा रहता है पेट में, उसी को इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं। ये देखिए इंटरवल ऑफ लाइफ बिटवीन कंसेप्शन टू बर्थ, ये आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। प्रेगनेंसी इनसाइड द यूट्रस, ये देखिए इनसाइड द यूट्रस, जो मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं उसके यूट्रस में, यूट्रस के अंदर ये कंसेप्शन चलता है। कंसेप्शन क्या होता है? अब ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि कंसेप्शन मीन्स क्या होता है। स्पर्म फर्टिलाइज एंड एग, जब स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो उसी को कंसेप्शन बोलते हैं। अभी आगे हर एक पॉइंट को समझ में आती रहेंगी। अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी ना, तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब देखिए ऊजेनेसिस हो गया। ऊजेनेसिस तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि ऊजेनेसिस कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के कि प्यूबर्टी के बाद कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो डायरेक्ट आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ शुरू कर लगाएंगे ऑप्शन में।
oogenesis की शुरुआत इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही शुरू हो जाती है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में oogenesis शुरू होगा तो वहाँ पे oogonia बनेगा। oogonia को प्राइमरी जर्म सेल भी बोलते हैं। जर्म सेल, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्म सेल किस सेल से बनती है? इपीब्लास्ट सेल से बनती है। एक इपीब्लास्ट सेल होती है जो कि जर्म सेल बनाती है। जर्म सेल डिराइव्ड फ्रॉम इपीब्लास्ट, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए oogonia, जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में oogenesis शुरू होगी, oogonia बनेगी, तो oogonia में तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। फिर उसके बाद देखिए 46 क्रोमोसोम को ऐसे भी लिखा जा सकता है 44 प्लस XX, x 44 हो गया, 45 46, तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये देखिए लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइटोसिस होगा। माइटोसिस में सिर्फ फोटोकॉपी ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डिप्लॉयड था, क्रोमोसोम डिप्लॉयड थे, फिर प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, एग्जैक्ट इसी के समान, कोई भी डिवीजन नहीं होगा। फिर प्राइमरी oocyte के बाद ये सब इंट्रायूट्राइन लाइफ में चल रहा है। प्राइमरी oocyte में देखिए, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है ओवर एट प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी जब तक गेन नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। प्राइमरी oocyte वैसे बनी रहेगी। स्टार्ट मियोसिस, फिर इसमें प्राइमरी oocyte में स्टार्ट मियोसिस का शुरू हो जाता है। कब? गेट्स अरेस्ट इन प्रोफेज, जाके प्रोफेज में ये फिर रुक जाती है। तो मियोसिस स्टार्ट गेट्स अरेस्ट इन प्रोफेज में, तो प्रोफेज में शुरू होती है, प्रोफेज में रुक जाती है। फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी गेन होती है, देख लीजिए, जब प्यूबर्टी मीन्स जब गर्ल्स जो होती हैं 13 साल के ऊपर हो जाती हैं, तो शुरू हो जाता है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ओवुलेशन शुरू हो जाता है। तो प्यूबर्टी आने के बाद देखिए LH हार्मोन मिल जाते हैं। LH हार्मोन ही वर्क करता है, क्या करवा देता है? मियोसिस करवाने में हेल्प कर देता है। तो देखिए LH हार्मोन इस पर वर्क करेगा, प्यूबर्टी जब होगी। फिर उसके बाद इसमें मियोसिस होगा। अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम थे तो 23X और 23X में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 23X जो होगा सेकंड प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन जाती है। पोलर बॉडी तो एकदम नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी oocyte आगे प्रोसीड करेगी। अब सेकेंडरी oocyte क्या होती है? सेकेंडरी oocyte मैंने बनाया था, फैलोपियन ट्यूब बनाया था। फिर वहाँ पे रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम प्राइमरी oocyte इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। मैंने बताया था ना कि ओव्यूलेशन होता है, अभी आगे बता देंगे। ओव्यूलेशन में क्या होता है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या मिलती है सेकेंडरी oocyte? जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte ही मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है ना, यहाँ देखिए, यहाँ ओवरी है, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी फैलोपियन फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में यहाँ ओवरी, 2 ओवरी होते हैं, लेकिन एक सिंगल टाइम में एक ही ओवरी से फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पे ओवरी से ओव्यूलेशन होगा तो ओवा निकलेगा। अब यहीं की बात वहाँ पे कर रहा है कि सेकेंडरी oocyte जो ये ओवा निकलता है, ओवा या सेकेंडरी oocyte होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि ये जो ओव्यूलेशन टाइम में ओवा निकलता है वो प्राइमरी oocyte होता है कि सेकेंडरी oocyte? तो सेकेंडरी oocyte होती है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखिए सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के समय निकला। फिर सेकेंडरी oocyte जो होती है ये क्या करती है? स्टार्ट अंडरगोइंग मियोसिस सेकेंड होगा, बट मियोसिस सेकेंड गेट अरेस्ट, रुक जाती है इन मेटाफेज में रुक जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी शुरू होगा। फिर मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इम्प्लांट होगा, फिर मियोसिस सेकेंड जो होती है वो कंप्लीट होती है जाके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये कंप्लीट होती है। फिर ये देखिए फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। सेकेंड पोलर बॉडी फिर नष्ट हो जाती है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बाद में वो जाके इम्प्लांट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सब क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इजेकुलेशन क्या होता है। इजेकुलेशन का मीन्स होता है व्हाट इज प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म रिलीज, स्पर्म का बाहर आना इजेकुलेशन ही कहलाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म अटेन कैपेसिटी टू फर्टिलाइज ओवा कैपेसिटेशन। अब ये देखिए कैपेसिटेशन भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटेशन का मीन्स क्या होता है। भाई ये देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म के हेड पे कैप वैप होता है ना, ये कैप हटेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। कैप हटेगा, ये जो टेल होती है ये हटती है, फिर उसके बाद इसका जो हेड होता है ये पूरा हेड हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, यही दोनों तो हेड और मिडिल पीस भी फर्टिलाइजेशन में ओवा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कैपेसिटेशन होता है। ये कैपेसिटेशन मीन्स इनका कैप हटेगा।
तो ये कैपेसिटेशन में, ये कैपेसिटेशन होता क्या है, एक प्रोसेस होती है बाय व्हिच स्पर्म अटेन कैपेसिटी। स्पर्म क्या मतलब कैपेसिटी गेन करता है, अटेन करता है किसके लिए, ओवा को फर्टिलाइजेशन के लिए, उसी को कैपेसिटेशन बोलते हैं। अब ये कैपेसिटेशन काफ़ी ये एक लगता है कि कैपेसिटेशन एक टफ वर्ड है, लेकिन अब तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटेशन होता क्या है। कैपेसिटेशन में एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवा, एबिलिटी स्पर्म को एबिलिटी गेन होती है ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और ये कैपेसिटेशन कहाँ होता है, जब स्पर्म वेजाइना में एजिकुलेट कर दिया जाता है, उसके फिर सर्विक्स के थ्रू वो यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो ये सर्विक्स से ही इसका कैपेसिटेशन शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए नीचे लिखा है ना कि कैपेसिटेशन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, बिगिन्स इन सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ होता है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएंगे शुरू से देखते हुए तो समझ में आएंगे कि सर्विक्स होता क्या है। सर्विक्स ये देखिए बता दे रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट पहली ही वीडियो यही डायरेक्ट शुरू कर रहे होंगे। तो ये देखिए ये वेजाइना हो गया, यहीं पे स्पर्म को इजिकुलेट करता है मेल्स पेनिस के थ्रू। फिर उसके बाद ये देखिए ये सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद ये वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस और वेजाइना को कौन कनेक्ट करता है, सर्विक्स ही कनेक्ट करता है। तो यहीं से कैपेसिटेशन शुरुआत हो जाती है। फिर यहाँ से स्पर्म की मोटिलिटी ऐसे चेंज होती चली जाएगी, हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ जब स्पर्म का इजेकुलेशन होता है ना, मैंने बताया था कि स्पर्म की इजेकुलेशन कितना होता है। स्पर्म के अगर इजेकुलेट की बात करोगे ना, एक बार स्पर्म यहाँ इजेकुलेट करता है मेल्स ना, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। मिलियन की बात समझते हैं, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो मिलियन ऑफ स्पर्म यहाँ पे इजिकुलेट किए जाते हैं। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म होते हैं, फिर वो मूव करेंगे। कोई तो मूव ही नहीं कर पाते, कोई कहते नहीं कि एकदम बेकार होते हैं स्पर्म, ऐसे सभी तो नहीं सही होते हैं। फिर यहाँ सर्विक्स से मूव करेंगे, मूव करते हुए यहाँ से फिर ऐसे मूव करते हुए यहाँ लगभग 1000 स्पर्म रहेंगे, यहाँ तक आएंगे 1000 स्पर्म। फिर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तक आते आते स्पर्म की संख्या 300 से लगभग 500 तक बचती है। फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे यम्पुला जंक्शन पे आना है, यहीं पे यम्पुला जंक्शन पे ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ तक आते आते 300 से 500 स्पर्म बचते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर पाता है, जो एकदम स्ट्रांग और एकदम कहते नहीं है एकदम सब कुछ सही रहता है उस स्पर्म में, वही जाके फर्टिलाइज करेगा। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट ये देखिए हम लोग और पॉइंट कवर करते हैं। ये नीचे देखिए यहाँ पे तो देखिए ये मेजॉरिटी ऑफ कैपेसिटेशन अकर्स इन, लेकिन अधिकतर मतलब ज़्यादातर कैपेसिटेशन तो शुरू हो जाता है सर्विक्स से, लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक कहाँ होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये देखिए फर्टिलाइजेशन का जगह कौन सा होता है, तो यम्पुला एक जगह है, वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला एक जगह होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट को क्या बोलते हैं, सिंगल सेल बोलते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, डबल सेल होता है, तो सिंगल सेल को ही जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट में आफ्टर 30 आवर 30 घंटे के बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद ब्लास्टोमियर में चेंज हो जाता है। ब्लास्टोमियर 4 सेल की होती हैं। फिर 4 सेल के बाद ये ब्लास्टोमियर चेंज हो जाता है मारुला में। मारुला कितनी सेल की होती हैं, 16 सेल की, तो 16 सेल की मारुला होती हैं। तो ये चेंजेज होते रहते हैं। फिर ये आप देख लीजिए, ये पूरा फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन ट्रैक्ट है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ये देखिए ये वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये पूरा यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्राइन कैविटी के ऊपर होती है, यूट्राइन फंडस हो गया है, ये यूट्राइन कैविटी देखिए दिया ही गया है। फिर यहाँ पे यूट्रस में 3 लेयर होती है, सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम, सबसे मिडिल में मायोमेट्रियम, एकदम अंदर वाली इंडोमेट्रियम, और ये ओवरी होती है, ये भी ओवरी होती है। ओवरी से ओव्यूलेशन होगा तो यहाँ पे ओवा निकलेगा, ओवा को इन्फेंडिबुलम कलेक्ट करेगा, इन्फेंडिबुलम फिर यहाँ मूवमेंट होगा क्योंकि सिलरी यहाँ पे मूवमेंट होता है, फिर यहाँ तक आएगा ओवा आएगा, यहाँ से स्पर्म जाएगा, फिर इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट और चीज़ें समझ में लेते हैं कि अगर और कुछ पॉइंट होगा तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। अब ये देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ तक, हाँ ये भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पर्म देखिए फर्टिलाइजेशन की कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए स्पर्म और फीमेल के जो प्रोन्यूक्लियस था, मैंने बताया था ओवा में एक न्यूक्लियस होता है प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म में भी एक न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम होते हैं, तो स्पर्म में भी होगा और फीमेल में भी होगा एक न्यूक्लियस। फिर ये मीट करेंगे, मिलते हैं,
फिर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब स्पर्म में देख लीजिए हेड एंड मिडिल पीस, मिडिल पीस हेड और मिडिल पीस ओवा के अंदर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करेंगे इनके न्यूक्लियस और जो ओवा के न्यूक्लियस मिलके एक ईएन रहता है, एक ईएन न्यूक्लियस होता है, 2n बना लेते हैं। फिर ये देखिए लेफ्ट इन प्रीबिटलाइन स्पेस, जो ओवा का प्रीबिटलाइन स्पेस होता है ना, उसमें जो टेल होती है TAIL, जो पूंछ होती है स्पर्म की, वो वहीं पर रुक जाती है। अभी आगे समझ में चीज़ें और आ जाएंगी। तो देखिए फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा, सिंगल सेल बन जाएगा। फिर सिंगल सेल यही डिसाइड करता है कि सेक्स डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये देखिए क्या बना, ये देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए अच्छे से। एक स्पर्म में 22 एक्स होंगे, मान लीजिए ये एक स्पर्म हो गया, एक स्पर्म में 22 प्लस एक्स होंगे, या फिर दूसरे स्पर्म में 22 प्लस वाई होंगे। तो ये देखिए एक स्पर्म बनाया गया है, फिर 22 क्या बना है, 22 एक्स स्पर्म या फिर 22 वाई स्पर्म। फिर देखिए ये ओवा हो गया, ओवा से जाके मिलता है ना, तो 22 प्लस एक्स ओवा हो जाएगा, या फिर 22 प्लस एक्स, क्योंकि फीमेल्स में ये क्या होते हैं, ये देखिए कितना टोटल होते हैं, 44 प्लस एक्स होता है। और मेल्स में क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में हमेशा याद रख के चलिए कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 4 और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और XY ये होता है मेल्स में। तो ये देखिए अब ओवा हो गया, ये आपको बता दिए। अब मान लीजिए अगर 22 प्लस एक्स, अगर 22 प्लस एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये देखिए 44 प्लस एक्स 46 क्रोमोसोम बनेंगे, और एक्स अगर आएगा तो फीमेल्स बनेगा, फीमेल जाइगोट बन जाएगा। और अगर ये 22 प्लस वाई वाला स्पर्म 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म से जाके फर्टिलाइज कर दिया ना, तो फिर जाइगोट बन जाएगा। कौन सा जाइगोट, मेल बेबी बनेगा, मेल बेबी मतलब मेल बॉयज बनेगा। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स ऑफ बॉडी इज डिसाइडेड बाय द फादर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेक्स का डिवीजन होता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये फादर्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है, ना कि मम्मी के थ्रू, मेल्स के थ्रू। यहाँ पे देख लीजिए आप ना, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि यहाँ देखिए 22 एक्स किस में होता है, 22 एक्स या फिर 22 वाई किस में होगा, और वाई ही डिसाइड करता है कि मेल्स होगा। अगर एक्स फर्टिलाइज किया तो फीमेल्स होगा, और वाई फर्टिलाइज किया फिर तो क्या होगा, फिर मेल्स होगा। तो फादर्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। आज के बाद ये समझ लीजिएगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखिए, ये स्पर्म है और ये ओवा है, तो ये पूरा ओवा है। अब स्पर्म आएगा, ओवा से मिलेगा। ये देखा आपको पता ना कि ओवरी में जो ओवा होता है उसमें 3 लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना प्लिसूडा होता है, और बिटलाइन मेम्ब्रेन होती है। प्री बिटलाइन मेम्ब्रेन टोटल होती है, प्री बिटलाइन। तो 3 लेयर होती हैं, मैंने बताया था ना, पिछली वीडियो में ही बताया था अच्छे से। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन इसमें भी बता देते हैं कि कौन कौन से, जैसे देखिए ये कोरोना रेडिएटा हो गया, लिख सकते हैं कोरोना रेडिएटा, CORONA, कोरोना RADIATA, कोरोना रेडिएटा। ये बाहरी लेयर होती है, बाहरी लेयर होती है। और जोना प्लिसिडा होता है प्री बिटलाइन। ये जो जोना प्लिसिडा होती है ना, जोना प्लिसिडा, ये काफ़ी काम की होती है। यही तो डिसाइड करती है कि स्पर्म 1 जाएंगे कि 1000 जाएंगे। तो ये जोना प्लिसिडा जो लेयर होती है, ये क्या होती है, जोना प्लिसिडा नॉन सेलुलर होती है, स्पर्म इसी से आके कांटेक्ट करता है। तो चलिए अभी आगे और चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये देखिए 300 से 500 स्पर्म अटैक करेंगे, कोरोना रेडिएटा के जाके अटैक करेंगे। कोरोना रेडिएटा पे अटैक करने के बाद कोरोना रेडिएटा डिजॉल्व हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। फिर कोरोना रेडिएटा फिर जोना प्लिसिडा से जाके मिलना होता है। जोना प्लिसिडा पे एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद ये जो जोना प्लिसिडा है, स्पर्म है, इसको जोना प्लिसिडा को क्रॉस कर जाएगी, फिर प्री बिटलाइन स्पेस के अंदर सेकेंडरी ओसाइट से जाके मिल जाएगी। ये देखिए जोना प्लिसिडा है। यहाँ जोना प्लिसिडा का फंक्शन क्या होता है, ये जोना प्लिसिडा का फंक्शन होता है अलाउ करती है एंट्री ऑफ सिंगल स्पर्म को, एक स्पर्म को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है कि वो जाके स्पर्म, ये जो ओवा है उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइड है, उसके प्रोन्यूक्लियस से जाके मिले। तो वो कौन डिसाइड करता है, ये जोना प्लिसिडा, यही तो लेयर डिसाइड करती है। और ये
प्रिवेंट भी, रोकती भी है पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से ज़्यादा स्पर्म जाके मिले, तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट मतलब रोकती भी है। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं, इसको आप लिख सकते हैं। oogenesis डायरेक्ट पूछता है कि oogenesis कहाँ शुरुआत होती है, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूछता है कि ये कहाँ पे अरेस्ट हो जाती है, कहाँ पे मतलब रुक जाती है, तो प्रोफेज में। और ये ओवर मतलब कब ये शुरुआत अरेस्ट जो रहता है ये कब अरेस्ट खत्म हो जाता है, तो ये प्यूबर्टी के बाद ये खत्म हो जाती है, जैसे प्यूबर्टी गेन होगा। फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओव्यूलेशन के समय क्या रिलीज होता है, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, कहाँ से, प्राइमरी oocyte से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। फिर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज एट द टाइम ऑफ, फर्स्ट पोलर बॉडी जो रिलीज होती है कब होती है, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के समय फर्स्ट पोलर बॉडी, जो पहली पोलर बॉडी बनती है ओव्यूलेशन के समय बनती है, जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओवा बनता है। अगर सेकेंड पोलर बॉडी की बात किया जाए कब रिलीज होती है, तो टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है, बनती है। अब ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओवा की साइज बताइए। जो ओव्यूलेशन के समय ओवा की साइज होती है 120 से लेके 130 माइक्रोन की होती है। अब काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट सेल जो फीमेल्स होती हैं उसमें लार्जेस्ट सेल, बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो ओवा ही होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल बताइए बॉडी में कौन सी है, शरीर में सबसे लंबी सेल कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, तो ओवा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन स्पान बताइए, ओवा की, ओवरी की। ओवा मान लीजिए ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओवा निकल जाता है। अब ओवा जो होता है कितनी देर स्पर्म को इंतजार करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फर्टिलाइजेशन स्पान जो होता है ओवा का वो 12 से 24 घंटे होता है। और यहीं पे स्पर्म की बात किया जाए कि स्पर्म कितना देर तक इंतजार करता है ओवा को आने के लिए, तो वो 48 से लेके 72 घंटे तक इंतजार करता है। तो ये स्पर्म का हो गया और ये ओवा का हो गया। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए बता दिए। चलिए अब एनसीईआरटी की लाइन समझिए, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी, जो भी नहीं आएंगी वो चीज़ मैं बता ही दूंगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर नहीं किए हैं तो अभी तक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए। 750 वीडियो का टारगेट है, रिवाइज करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी वीडियो रिवाइज करिए। यही मत कहिए कि एक ही वीडियो में सब कुछ करा दीजिए, सब कुछ कराएंगे लेकिन प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए गए हैं वो दोबारा कवर कराना मुश्किल हो जाएगा, तो वो प्रीवियस वीडियो से आप काम चला लीजिए, 100% हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रीवियस वीडियो कराए गए हैं कॉन्सेप्चुअल नहीं है और कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें 100% कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जैसे इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। तो चलिए एनसीईआरटी की लाइन कवर करते हैं। एनसीईआरटी आप ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी ओपन करने के बाद ये एनसीईआरटी कौन सा पेज, 12th एनसीईआरटी में ये है, 11th एनसीईआरटी में नहीं है। 12th क्लास की एनसीईआरटी ओपन करिए बायोलॉजी की और उस पर 51 पेज नंबर पे आएंगे, ये मिल जाएगा। तो चलिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवा का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओवा को सेकेंडरी oocyte को जाके ब्लास्टोसिस्ट का वहाँ चिपकना एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब देखिए आगे, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस। अब यहाँ हर एक पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आती है तो आप अच्छे से देखिए, और नहीं समझ में आती है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिर इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समान क्वाइटस जब होता है, जब इंटरकोर्स होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समान। कॉपुलेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल मिलते हैं, क्वाइटस करते हैं, सेक्स करते हैं, तो ये कॉपुलेशन होता है। फिर सीमेन इज रिलीज, सीमेन को रिलीज किया जाता है बाय द पेनिस, पेनिस के द्वारा, मेल पेनिस के द्वारा। जब सीमेन को रिलीज किया जाता है फीमेल्स के वजाइना में तो उसको बोलते हैं इंसीमिनेशन, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में क्वाइटस में क्या होता है, सीमेन को इजिकुलेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, कहाँ पे, फीमेल्स के वजाइना में, उसको इंसीमिनेशन भी बोलते हैं। ये सब मैंने टर्मिनोलॉजी सब बता दिया हूँ। दी मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, ये देखिए जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं रैपिडली, तेजी से, रैपिडली से मूव करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए एंटर करते हैं यूट्रस में, एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड एम्पुला, एम्पुला और इस्थमस जंक्शन में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है किस जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये देखिए ए वाला पहले आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा रहेगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा।
पहले इस्थमस लिख दिया फिर एम्पुला, तो इस्थमस एम्पुलर जंक्शन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले ए वाला होना चाहिए। ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, और कभी कभी तो ऐसे पूछ लेता है ऑप्शन में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें ऑप्शन में डायरेक्ट एम्पुला ही सिर्फ दिया रहता है। तो फर्स्ट में एम्पुला दे दिया फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में इस्थमस दे दिया, और थर्ड में दे दिया नन दे दिया, और थर्ड में, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया बोथ, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट लिख दिया एंड सेकंड बोथ। तो फर्स्ट और सेकंड बोथ नहीं लगाएंगे, काफ़ी स्टूडेंट बोथ लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट पे जहाँ एम्पुला लिखा रहेगा वहीं पे लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे भाई, क्वेश्चन मिले हैं तभी सब ये चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट आगे चलिए। दी ओवम रिलीज, ओवम रिलीज होता है किसके द्वारा, बाय द ओवरी, ओवरी के द्वारा रिलीज होता है। इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड, और ये भी ट्रांसपोर्ट होने लगता है, चलना शुरू कर देता है। टू द कहाँ पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे ओवा जाएगा, और वाजाइना और सर्विक्स यूट्रस के थ्रू रास्ते स्पर्म आएगा एम्पुला जंक्शन पे, और इधर ये इन्फंडिबुलम कलेक्ट करेगा ओवा को, और फिर ये एम्पुला जंक्शन पे जाएगा। फिर ये पूरा क्रिया जो होती है जाते समय ना, ये भी इसमें समय लगते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए, होयर कहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये देखिए प्लेस जगह पूछा गया है तो बता देंगे। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली होता है अकर्स होता है इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ओवम और स्पर्म अगर वहाँ पे मिलेंगे आके, तो फिर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज रीजन, ये एक रीजन है व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन, जो सभी कॉपुलेशन क्वाइटस होते हैं, लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कॉपुलेशन और जो कॉपुलेशन होते हैं क्वाइटस होते हैं वो फर्टिलाइजेशन ही होगा, प्रेगनेंसी ही गेन करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पीरियड होता है, और अगर मान लीजिए 29 से लेके 29 दिन का किसी फीमेल्स का प्रेगनेंसी है, तो 14वें दिन तक ओवुलेशन होगा। अब एक बार ओवुलेशन मान लीजिए एकदम डायरेक्ट 14वें दिन पे ओवुलेशन हो गया, अब वो 14, 15, 16 मतलब 24 घंटे तक इंतजार करता है ओवा, 1-2 दिन वेट करेगा, अगर स्पर्म उसी समय आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक टाइम पीरियड होता है ये फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी गेन करने की, तो वो बाद में चीज़ें पता चल जाती हैं। देखिए आगे चलते हैं। दी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, देखिए प्रोसेस फ्यूजन किसके प्रोसेस देख रहे हैं, स्पर्म के फ्यूजन के, स्पर्म को मिलने के विथ द ओवम, ओवम और स्पर्म अगर साथ में मिलेंगे तभी कॉल्ड, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन क्या है, एक प्रोसेस होती है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। भाई एक प्रोसेस है, ये है फर्टिलाइजेशन। इतने प्रोसेस हैं यार, स्पर्म रिजिकुलेट किया गया, मूवमेंट किया, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें परिवर्तन होती है, कैपेसिटेशन होता है, फिर वहाँ पे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो एक प्रोसेस पूरी है। इतना आसानी से फर्टिलाइजेशन होता नहीं है जितने आसानी से हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ जोना पेलिसिडा। अब ये देखिए, एक ये देख लीजिए जोना पेलिसिडा, ये थोड़ा सा देख लीजिए फिर वो लाइन समझ में आएंगी। ये क्या है, ये ओवम है। ये जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवम जब जो निकलता है वो ओवम की ये फिगर दिखाया गया है, एनसीईआरटी में फिगर आपको मिल जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, दिखाई ये जा रही हैं कि स्पर्म आके इस ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है। ये देखिए स्पर्म, यहाँ 3 स्पर्म है, लेकिन एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, हमें लगता है ये वाला कर देगा। देखिए ये वाला एकदम पेनिट्रेट कर गया, जोना पेलिसिडा को भी पेनिट्रेट कर देगा। और जोना पेलिसिडा को जैसे ही जोना पेलिसिडा के अंदर जाएगा, ये जोना पेलिसिडा में यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, काफ़ी प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं अलग अलग, ये तुरंत जैसे यहाँ पे स्पर्म इंटर किया ये तुरंत ब्लॉक कर देगा। फिर दोबारा यहाँ इसके पीछे भी स्पर्म लगे रहते हैं, लेकिन उस स्पर्म को नहीं जाने देगा, ये ब्लॉक कर देता है। तो ये देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओवम होता है उसकी बाहरी लेयर कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा, यही बाहरी लेयर होती है। और सबसे इनर लेयर कौन होती है, प्रीविटलाइन स्पेस होता है, जहाँ पे ओवम का न्यूक्लियस होता है, प्रो न्यूक्लियस यहीं पे होता है, यहीं पे स्पर्म को आना रहता है। और जो स्पर्म के बाद भी न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहते हैं, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दोनों 23 पेयर में रहते हैं, और यहाँ पे 23 दोनों 23 प्लस एक्स आके मिलेगा, और इसके पास भी 23, मान लीजिए एक्स तो रहता ही 23 प्लस एक्स, ओवम के पास एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे 23 प्लस एक्स भी आ सकता है और 23 प्लस वाई भी आ सकता है। अगर 23 प्लस वाई आके मिलेगा ओवम से
तो क्या पैदा होगा, बॉयज पैदा होगा, और ये 23+X अगर आके मिलता है इससे तो गर्ल्स पैदा होंगी। तो ये चीज़ हो जाता है। अब जोना प्लिसिडा, फिर जोना प्लिसिडा एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि स्पर्म किसको आको पेनिट्रेट करता है, किसको, तो ये जोना प्लिसिडा को, यहीं से फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो जोना लाइसिन यहाँ पे काफ़ी ये यहाँ पे एंजाइम का भी काफ़ी रोल होता है ना, जैसे हाइलोसिनोडेज एक एंजाइम होता है, तो वो भी आके यहाँ पे रोल अदा करता है। तो चलिए अब आगे प्रोसेस समझते हैं, अब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कंटेक्ट विथ जोना प्लिसिडा। देखिए जोना प्लिसिडा के कंटेक्ट में आता है। जोना प्लिसिडा एक लेयर ही होती है, ऑफ द ओवम की लेयर होती है, उससे आके मिलेगा। एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन, और कुछ इसके मेम्ब्रेन में चेंजेज होते हैं दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, और स्पर्म के एंट्री नहीं करवाता, वो ब्लॉक कर देता है जहाँ से वो एंटर करती है। दस इस प्रकार इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म, इस प्रकार आप एकदम इंश्योर होंगे कि दैट ओनली एक स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, एक ओवम को केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है। वो जो दो ओवम फर्टिलाइज होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो एकदम समझ में चीज़ें आएंगी। वो दो ओवा जो दोनों रिलीज होते हैं, दोनों ओवा को जाके फर्टिलाइज करता है, फिर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो तो लाखों में एक होते हैं, तो हमेशा तो ऐसा होता नहीं है। दिस सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, देखिए वो जो ये जो क्या है स्पर्म है, इनके देखिए सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर करने के लिए जो स्पर्म होता है, वो एक्रोसोम जो एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है, एकदम हेड वाला, उसमें एक्रोसोम्स होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं, फिर वो जाके ये ब्रेक होती है, आसानी से ऐसे नहीं ब्रेक होती। थ्रू द जोना प्लिसिडा, इन कहाँ पे, थ्रू द जोना प्लिसिडा एंड द प्लाज्मा। आगे चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। मैंने शुरू में ही बताया था कि मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ऑफ द सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाएगी। द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, ये सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो होगा वो अनइक्वल होता है, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी भी बन जाएगी। एंड हैप्लॉइड ओवम, और ऊटिड का फॉर्मेशन जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, ये हैप्लॉइड ही तो होती है, मैंने दिखाया था शुरू में अभी इसी वीडियो में। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to the diploid zygote। स्पर्म का 2n आके मिलेगा, और यहाँ से ओवम में n आके रहेगा, तो 2n डिप्लॉयड बना लेता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी दियर इन जाइगोट, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 44+XY हो सकता है, या फिर XX हो सकता है, या फिर XY हो सकता है। तो टोटल 44, 45, 46, टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो ये क्वेश्चन मार्क बनाया गया है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। लेट अस शो हाउ, अब कैसे आप इसको डिसाइड करेंगे, तो ये चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, एज यू नो, क्या आप जानते हैं क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल्स XX होता है। काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि ह्यूमन फीमेल्स में जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है क्या होता है, तो XX, और मेल में XY, ये तो सभी को पता ही होगा। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल ओवा एट द सेक्स क्रोमोसोम X, where the in the female gamete sperm at the sex chromosome could be either X या Y। अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात किया जाए तो फीमेल्स में ओनली X ही होते हैं, और अगर मेल्स में बात किया जाए तो X एंड Y दोनों होते हैं। हेंस 50% चांस होते हैं स्पर्म कैरी करे X क्रोमोसोम, और 50% चांस होते हैं कि कैरी करे 50% कैरी करे Y क्रोमोसोम। तो 50-50 का चांस होता है कि जो स्पर्म कैरी करेगा X वाला कि Y वाला, ये फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट द जाइगोट वुड कैरी आइदर X एक फीमेल से आ जाएगा, एक मेल से, या फिर एक फीमेल से X आ गया और एक मेल से Y आ गया, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म की कैरिंग X एंड Y फर्टिलाइज द ओवम। ये स्पर्म के मोटिलिटी पे डिपेंड
करता है कि कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा। दिस जाइगोट कैरिंग, अगर यक्स वुड डेवलप इनटू द फीमेल, अगर यक्स यहाँ मेल से यक्स गया और फीमेल से यक्स तो रहता है, तो यक्स अगर मिलेगा तो फीमेल्स का जन्म हो जाएगा, और अगर वाई मेल से आ गया और यक्स फीमेल से तो बेबी का जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिलीवरी मतलब बच्चा पैदा होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। आगे चैप्टर 5 जो है, जो जेनेटिक्स के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ क्रोमोसोम के बारे में और बातें की जाएंगी। दैट इज वाई साइंटिफिकली इज करेक्ट टू से दैट द, आप बोल सकते हैं, सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन द फादर। ये देखिए एनसीईआरटी में भी लिखी गई है, बुक में भी, कि ये जो करेक्ट मतलब ये डिटरमाइन होता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की, तो फादर्स के द्वारा होता है, एंड नॉट बाय द मदर, मदर्स के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। अब आप भी इतना पढ़ लिए तो आपको भी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ये देखिए दी मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक लिखा है, मियोटिक पढ़ सकते हैं, माइटोसिस की बात कर रहा है, माइटोटिक मतलब मियोसिस और मियोटिक होती है, और माइटोटिक और माइटोसिस होती है। तो ये जिसमें फोटोकॉपी करता है वो माइटोटिक है। डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस। अब देखिए जाइगोट इस्थमस की तरफ मूवमेंट करेगा ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, और अलग अलग क्लीवेज होंगे। ये देखिए डिवीजन होगा, डिवीजन को ही क्लीवेज आप बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया एम्पुला जंक्शन पे, अब यहाँ क्लीवेज होगा ना, क्योंकि ये सेल्स में चेंज होते हैं। यहाँ एक सेल रहेगा, यहाँ 2 सेल, यहाँ 4 सेल, यहाँ 8 सेल, फिर 8 सेल फिर ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट सेल रहेंगी, अलग अलग सेल्स रहेंगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल रहती हैं, तो फिर स्टेम सेल रहती हैं, इनर सेल मास रहता है, इनर सेल मास स्टेम सेल बनाती है। तो ये देखिए आगे चलते हैं, अभी समझ में चीज़ें आएंगी। जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस, अब इस्थमस की तरफ मूव करेगा और टूवर्ड द यूट्रस, और यूट्रस की तरफ जाएगा, एंड फार्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में चेंज होगा, फिर ब्लास्टोमियर भी चेंज होता है मारुला में, मारुला चेंज होता है ब्लास्टोसिस्ट में। तो ये देखिए 8 से 16 सेल स्टेज को मारुला ही बोलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए ये चेंज हो रहा है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे चेंज हुआ। अब इसको तो यहीं पे आना है ना, यूट्रस की कहाँ पे आना है, यूट्रस की यहीं पे आके इम्प्लांट होना है। ये देखिए इंडोमेट्रियम लेयर यहीं पे होती है, तो यहीं पे आके ब्लास्टोसिस्ट। ये देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट कौन सी सेल्स होती है जो यहाँ इम्प्लांट होती है, ब्लास्टोसिस्ट। काफ़ी बार मैं ये सब चीज़ें बोल चुका हूँ, एकदम रट गई होंगी, आपको भी खुद रट गया होगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, ये देखिए पूरी ब्लास्टोसिस्ट, ये वाली सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाली सेल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए चीज़ें, और आपको ऐसा समझिए ना कि आप ये समझिए कि दूसरे को भी पढ़ा पाएँ, इतने मतलब अच्छे से समझिए सब चीज़ें। अब देखिए ये मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट है, अब ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ दिखता है ना, ये क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, जो ये बगल बगल दी गई है ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, आप लाइन खींच के ट्रोफोब्लास्ट सेल लिख लीजिए, TROPHO, ट्रोफो, BLAST, ब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं। और ये जो अंदर वाली सेल है ना, ये इनर सेल मास होती हैं, लिख सकते हैं आप INNER, इनर, CESS, सेल्स मास लिख सकते हैं। इनर सेल्स मास, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर सेल मास क्या बनाती है, तो इनर सेल मास ही स्टेम सेल बनाती है, स्टेम सेल्स ही इनर सेल मास बनाती है, स्टेम सेल्स। और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या बनाती है, यही तो ट्रोफोब्लास्ट सेल है जो प्लेसेंटा को फॉर्म करती है, प्लेसेंटा बनाती है। तो प्लेसेंटा बनाती है, फीटल मेम्ब्रेन बनाती है, यही तो बनाती है फीटस की मेम्ब्रेन। भाई यहाँ इम्प्लांट हो गया तो फीटस भी बनेगा ना, बच्चा भी यहीं पर ग्रो करेगा। ये प्रेगनेंसी ऐसे 10 दिन की तो होती नहीं है, प्रेगनेंसी टोटल 37 से 39 वीक तक टोटल प्रेगनेंसी गेन करती है, तब जाके एक पूरा फुल्ली फीटस डेवलप होता है। 9 मंथ पूरी लगती है। तो यहाँ पे ट्राइमेस्टर चलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तब जाके फीटस ग्रो करता है और पूरा बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ चेंजेज होते रहते हैं ना, हर चीज़ यहाँ काफ़ी चेंजेज होते हैं। पहले सीक्रेट होता है कुछ हार्मोन, ऐसे ओवरी के थ्रू हो जाते हैं जब यहाँ प्लेसेंटा फॉर्म करता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, यहीं आप लिख लीजिए, मैंने लिखा था TROPHO, ट्रोफो, BLAST, ट्रोफोब्लास्ट, CESS, सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या फॉर्म करती हैं, तो ये बनाती हैं, लिख सकते हैं आप, फीटस की मेम्ब्रेन को बनाती हैं, फीटल मेम्ब्रेन बनाती हैं, FETAL,
फीटल मेम्ब्रेन भी बनाती हैं। फीटस की मेम्ब्रेन कितनी होती हैं? 3 होती हैं। फीटस की मेम्ब्रेन बनाती हैं और ये बनाती हैं प्लेसेंटा भी बनाती हैं। प्लेसेंटा भी बनता है। अगर कॉर्ड की बात, अम्बलाइकल कॉर्ड की बात किया जाएगा तो ट्रोफोब्लास्ट सेल ही होती हैं जो अम्बलाइकल कॉर्ड ही बनाती हैं। प्लेसेंटा बन गया। ये प्लेसेंटा कैसे होता है देखिए, अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए ये है एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम पे प्लेसेंटा, ऐसे प्लेसेंटा बनता है। अब प्लेसेंटा ये हो गया तो प्लेसेंटा के ऊपर ही अटैच होता है ये फीटस होता है, जो बच्चा यहीं ग्रो करेगा प्लेसेंटा के ऊपर। तो प्लेसेंटा के ऊपर ये मान लीजिए ये प्लेसेंटा बना दिए। ये क्या हो गया? ये बच्चा हो गया। मान लीजिए ये क्या हो गया? ये बच्चा हो गया। अब प्लेसेंटा से प्लेसेंटा, ये पूरा प्लेसेंटा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बच्चे को। तो ऐसे डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो इससे एक कार्ड जुड़ा होता है, उसको अम्बलाइकल कार्ड बोलते हैं। UMBLICAL अम्बलाइकल कार्ड। इसी के थ्रू तो बच्चा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फिर एक्सचेंज होते हैं काफ़ी चीज़ें। ये जो गंदगी निकालता है तो ये एक्सचेंज कर लिया जाता है, मदर्स के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी बच्चा ही तो बनाता है, कुछ मदर्स की मेम्ब्रेन बनाती हैं, कुछ बच्चा बनाता है, उसके यूरिन के थ्रू भी बनते हैं। तो ये अम्बलाइकल कार्ड जो होती है, अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू बच्चा न्यूट्रिशन लेता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तभी तो बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बलाइकल कार्ड को कट कर दिया जाता है, कट करके क्लैंप लगा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तुरंत 2 से 3 मिनट में वो जो कार्ड होती है वो क्लैंप काटनी रहती है डॉक्टर्स को डिलीवरी के बाद। तो ये सब घटना हो जाती हैं। तो चलिए और चीज़ें आपको समझते हैं, और चीज़ें तो आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए ये मैंने बता ही दिया, और कुछ चीज़ें बाकी होंगी तो वो भी समझ लेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें अभी मिलेंगी, नया चीज़ें मिलेगा। देखिए दी मारुला कंटिन्यू, मारुला लगातार कंटिन्यू टू डिवाइड होती है एंड ट्रांसफॉर्म होती है इनटू ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाती हैं। फाइनली यही ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट करता है एज मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और ये यूट्रस की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहा है कि ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर आर अरेंज इनटू एंड आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर लेयर मैंने बताया था वो ट्रोफोब्लास्ट होती है, और इनर ग्रुप सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट सेल से अटैच होती है, वो इनर सेल मास होती है, मैंने बता दिया। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब ये ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच हो जाती है? एंडोमेट्रियम। एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट, और इनर सेल मास जो डिफरेंशिएट चेंज हो जाती है एट द एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो बना लेती है। तो एम्ब्रियो किसके थ्रू बनता है? इनर सेल मास ही स्टेम सेल बनाती है, स्टेम सेल से ही बनाते हैं। जो काफ़ी रिसर्च किए जाते हैं ना, स्टेम सेल से ही कुछ सेल लिए जाते हैं और लैब में रिसर्च किए जाते हैं। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन वॉल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। फिर वो लेयर बनाती है ना, मैंने बताया था, फिर वो लेयर बनना शुरू हो जाएगा। अब वो जैसे इक्टोडर्म, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद ही इक्टोडर्म बन जाती है, 8 दिन बाद इंडोडर्म बन जाती है, और मीजोडर्म 14 दिन के बाद बनती है, जो मिडिल वाली होती हैं। तो ये देखिए आगे लिखा गया, एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस से कौन सी अटैच होती है? ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इज लीड्स टू प्रेगनेंसी, और आगे प्रेगनेंसी को लीड करेगी। अब प्रेगनेंसी 9 मंथ तक चलेगा, 37-39 वीक तक चलेगा, तो 9 मंथ तक पूरा कंप्लीट होगा। अब इसमें जब मेजोडर्म जब पूरा फॉर्म हो जाता है तो देखिए EHCG, एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो EHCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट कौन करता है? तो ये ट्रोफोब्लास्ट से ही ये सिक्रेट होती हैं शुरू में। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद अगर प्रेगनेंसी किट से चेक किया जाए कि प्रेग्नेंट औरत हो गई है कि नहीं, तो EHCG हार्मोन ही वो होता है जो यूरिन के थ्रू चेक किया जाता है। 20 रुपए की किट आती है, वहाँ में 2 ड्रॉप, एक कंट्रोल टेस्ट होता है और एक फाइनल टेस्ट करता है, और एक यहाँ पे बेल होती है, यहाँ पे 2 बूंद यूरिन का यहाँ पे ड्रॉप आप करेंगे। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो यहाँ दोनों लाइन रेड हो जाती हैं, तो प्रेगनेंटी पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट है औरत। अगर एक ओनली आपको रेड दिख रहा है तो निगेटिव होती हैं। तो ये EHCG हार्मोन ही चेक होता है। EHCG हार्मोन तुरंत सिक्रेट होने लगती है। ये आप फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं कि EHCG उसमें हुआ कि नहीं। 7-8 दिन बाद शो होने लगता है, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब फीटस ग्रो होने लगता है तो फीटस पे मेम्ब्रेन बनती है ना, अलग अलग मेम्ब्रेन बनने लगती है। मान लीजिए फीटस है, अब फीटस के ये चारों तरफ मेम्ब्रेन बनेगी ना, तो वो मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन
काफ़ी मतलब टफ हो जाता है समझना ये चीज़। CHORION कोरियन क्या होता है और एमनियन क्या होता है, ये तो काफ़ी मतलब ये समझिए कि टफ हो जाता है कि एमनियन क्या होता है, कोरियन क्या होता है। तो कुछ ये होती नहीं, ये एक फीटस की मेम्ब्रेन होती है, जो फीटल ग्रो करता है ना उसकी मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है। तो ये कोरियन जो होती है ये आउटर लेयर होती है। क्या होती है? ये आउटर लेयर होती है, मतलब आउटर बाहरी वाली जो लेयर होती है वो ये कोरियन होती है, और एमनियन जो होती है ये इनर वाली लेयर होती है। तो ये अंदर वाली लेयर एमनियन होती है। तो ये प्लेसेंटा चीज़ें होती हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिसिडुआ, ये भी समझने में काफ़ी दिक्कत होती है कि डिसिडुआ क्या होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिसिडुआ क्या है, और क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी सुन लीजिए, DECIDUA डिसिडुआ क्या होती है। ये कुछ होती नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन होती है। मतलब आप बोल सकते हैं जो यूट्रस की वाल होती, यूट्रस की वाल कौन मैंने बताया था कि 3 वाल बताया था, कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो ये एंडोमेट्रियम होती है ना, एंडोमेट्रियम METRIUM एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की वाल थी, जब आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जब इम्प्लांट हो जाता है वहाँ के जब ट्रोफोब्लास्ट जो मैंने बताया था, क्या बताया था, इम्प्लांट जब हो जाता है तो इम्प्लांट के बाद ये एंडोमेट्रियम जो होती है यही चेंज हो जाती है डिसिडुआ में। इसको डिसिडुआ मतलब भोजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगती है ना, तो एंडोमेट्रियम को ही डिसिडुआ बोला जाता है। अब ये डिसिडुआ में क्यों चेंज हो जाती है, ये एक कहानी है कार्पस ल्यूटियम की। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है और एंडोमेट्रियम को चेंज करा देता है डिसिडुआ में। तो ये कौन सा व्हिच हार्मोन कन्वर्ट एंडोमेट्रियम टू डिसिडुआ, एंडोमेट्रियम को डिसिडुआ में कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरॉन आप लिख सकते हैं, PROGESTERON। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है एंडोमेट्रियम को डिसिडुआ में चेंज करने का। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस्ट का जब इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद एंडोमेट्रियम चेंज होती है। प्रेग्नेंट लेडी में ये होता है, तो चीज़ें डिलीवरी के समय होती हैं। इट इज़ सेड आफ्टर डिलीवरी, और ये डिलीवरी के समय डिसिडुआ भी बाहर आता है। जब डिलीवरी होता है, बच्चे का जन्म होता है, वो पूरी लेबर की एक प्रोसेस है। लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फिर उसके बाद डिलीवरी होती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? डायलेशन होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है फर्स्ट स्टेज में, और सेकेंड स्टेज में जो फीटस बाहर आता है, और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है। तो ये सब, और फिर फोर्थ स्टेज में जो मदर्स होती हैं डिलीवरी के पोस्ट डिलीवरी के बाद उनका वाइटल साइन चेकअप किया जाता है। तो 4 स्टेज पूरी डिलीवरी में चलती हैं, पूरे लेबर में। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक्सपल्सन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटस, प्लेसेंटा और फीटस का बाहर आना, एक्सपेल आउट होना, यही कहलाता है डिलीवरी। तो ये पूरी प्रोसेस लॉन्ग है, वो थोड़ा हायर क्लासेस की है, तो उतना नहीं करना है हमको, लेकिन थोड़ा जान लेंगे तो अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप ये सब चीज़ें मैं कवर कर दूंगा लास्ट तक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगर सभी आप वीडियो देखते नीचे आएंगे तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कर लेंगे और एकदम सिंपल ये समझ में चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक चैप्टर। फिर उसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री या फिजिक्स एक चैप्टर कवर करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स, तो ऐसे कवर करते चलेंगे। तो आप चिंता ना करें। और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं आप बहुत स्लो चल रहे हैं, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा? कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोर्स की चिंता आप ना करें, आप प्रीवियस वीडियो 750 वीडियो आप रिवाइज करें, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है कि वो करा देंगे। तो मेरा टारगेट रहेगा कि अगर यूपी, मान लीजिए यूपी में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके, इंग्लिश सब मिला के, तो 170 क्वेश्चन आप सही करें एग्जाम में। और जहाँ पे मान लीजिए एम्स में 100 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, जीके से 10 क्वेश्चन, तो यहाँ 80 प्लस मान के चलिए कि 80 प्लस क्वेश्चन या 70 प्लस क्वेश्चन टारगेट रहेगा कि एग्जैक्ट आपके कॉन्सेप्ट यहीं से हो जाएं। तो आप विश्वास रखें चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो अगर शेयर करेंगे, एक वीडियो पे 2000 अगर व्यूज जब चल जाएंगे तभी न्यू वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि 100 व्यूज आएंगे और न्यू वीडियो बनती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। तो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे। 3-4 घंटे में मेहनत कर रहा हूँ, 3 से 4 घंटे, तब ये एक वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस बैठा और शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी को ज्ञान देना
पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। पहले आप अपने आप को ये सोचिए कि आप कर पाएंगे। आप खुद एक बार किसी टॉपिक को किसी को पढ़ा के देखिए, मज़ा आएगा। लेकिन तभी आएगा मज़ा जब आपको पहले उस टॉपिक के बारे में सब कुछ चीज़ें पता रहेंगी, तभी आप बता पाएंगे। तो शेयर करिए इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नॉलेज है, आपको चीज़ें आती हैं, तो आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।